स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कुछ खास चीजें हैं। इनमें इनसे पहले कुछ एक दो क्वेश्चन भी हैं जो बच्चों ने पूछे थे मुझसे, तो मैं उनको भी पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। और कुछ खास है आज की क्लास, तो इसलिए कंसंट्रेशन करना। आज हमारा सारा अल्कोहल फिनोल खत्म हो जाएगा और ईथर जो है हम ये कल से स्टार्ट कर देंगे ईथर। तो हम आ चुके थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर हम जो कर रहे थे वो क्या था, देखो लास्ट क्लास में जो हमने खत्म किया था वो कुछ ये था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले था नाइट्रेशन। ओके, तो नाइट्रेशन में जो था वो कुछ ये था। सबसे पहला पॉइंट था हमारा नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार नाइट्रेशन में ये याद रखना कि चलो यार कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 वो नॉर्मल नाइट्रेशन है, हो गया। अब यहाँ नाइट्रेशन दो तरह के हैं, एक डाइल्यूट HNO3, ठीक है, फिनोल के केस में स्पेशल डाइल्यूट HNO3 करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे ये चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर OH है तो यहाँ ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, और यहाँ कहाँ आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। ये पैरा पे NO2 आ जाएगा। सभी को पता है पैरा वाला ज्यादा क्या होता है, मेजर होता है। अब यहाँ पे यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और भी खत्म कर दूंगा, उसको भी ध्यान से देखना। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अगर किसी ने ये 11th में भी सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर नंबर 5 में एंडिंग में है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रा This is the best example of intramolecular hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं सबसे अजीबोगरीब होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। मैं इस बात को लिख रहा हूँ स्पेशल, बहुत आसानी है, आसानी से समझ सकते हो उसको। कहाँ होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आज तक अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने भी पढ़ी हैं वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में पढ़ी हैं, जैसे HOH HOH है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल इनके बीच में पढ़ी है। एक और HOH यानी वाटर के अंदर ये होती है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे C2H5 इथेनॉल, ठीक है ना, अल्कोहल बोल सकते हो। अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी ऐसे पड़ी होगी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। अल्कोहल अल्कोहल, देखो अल्कोहल अल्कोहल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब है कि एक मॉलिक्यूल और उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये देखो मैं इसे हटा रहा हूं, एक मॉलिक्यूल और उसके अंदर ही आपको क्या दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। तो क्या बोलेंगे उसको, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, राइट, ये तो एक हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कहने का मतलब है इसको दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की जरूरत है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दूसरे की जरूरत है ही नहीं। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल क्या करता है, विद इन द मॉलिक्यूल, यही काम होता है विद इन द मॉलिक्यूल। हम क्या करने वाले हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही देखना क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल ये O ये H और ये O के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है। हाँ जी, बीच में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, घर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझ गए आप, एक होती है इंट्रा और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है वो इंटर, और इंटर जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्या होती है, ये क्या होती है जो हमने बनाई है, क्या होती है,
ये होती है आपकी वीक, ठीक है ना, बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाते हैं इसमें, वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा चलो, अब ये होगी, ये डिस्कस हो गया, तो हम एक काम करते हैं, पैरा वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। पैरा, ये देखो ये है हमारा पैरा, इसको मैंने थोड़ा इस तरह से कर लिया, ओ एच, और यहाँ पर क्या है आपका एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये ओ एच है, और ओ एच को अच्छी तरह लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, ये ओ एच है। तो एक और ले आओ पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक और ले आते हैं, ये देखो एक और है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर जो एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ जो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर, हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होती है भाई, ये होती है आपकी स्ट्रॉन्गर, वो वीकर थी, ये है आपकी स्ट्रॉन्गर, इसे तोड़ना आसान नहीं है। अब कल एक बच्चे ने क्वेश्चन करा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की अगर हम माने, एनसीईआरटी की अगर हम माने, ये देखो एनसीईआरटी, तो उस बच्चे ने प्रॉब्लम अपनी सेंड करी थी, तो वो ये सेंड करी थी कि देखो ये जो पहले मैं जल्दी से हाईलाइट कर लेता हूँ, इन दोनों में से जो कौन सी होती है, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है ना, स्टीम अगर दोगे तो एक आपकी जल्दी टूट जाएगी, कौन टूटेगी बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। स्टीम वोलेटाइल होता है, अगर आप इसको स्टीम दे दोगे तो ये स्टीम के साथ ही बाहर निकल जाएगी टेस्ट ट्यूब से, क्यों, इट इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding which cause association of molecule। ठीक है, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इंट्रा जो होती है वो वीक होती है, और इंटर जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, दोनों में डिफरेंस दिखा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो उस बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, उसने ये क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें से कि सर ये तो थोड़ा सा अजीबोगरीब खेल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखें तो पीकेए की वैल्यू 7.2 है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में देखें तो पीकेए की वैल्यू 7.1 है, और अगर हम इसके रूल को देखें तो उसका रूल क्या कह रहा है, जिसकी ग्रेटर पीकेए होती है उसकी वीकर एसिडिटी होती है, यानी इन दोनों में से कौन सा वीक होना चाहिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो आपका वीकर एसिड होना चाहिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और हमने क्या समझा था, ऑर्थो स्ट्रॉन्ग है। अब आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि जो ऑर्थो है ये क्यों वीक है, ये अपना जो हाइड्रोजन है, ये जिसकी ज्यादा पीके है, तो ये एसिडिटी क्या है इसकी, ज्यादा पीके है, तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए इसकी, कम, ये कम एसिडिटी होनी चाहिए, एन डबल बॉन्ड ओ, और ये जो है ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल की पीकेए की वैल्यू क्या है, कम है, पीकेए की वैल्यू लेस है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो जो रीजन होगा वो एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ का जो H है और O है, इसको मैं और अच्छी तरह से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी इसके लिए एक कॉन्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टी माना बाकी है, ठीक है, तो उसको मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल इसके लिए इसको मिक्स मत करना, ठीक है। तो अभी हम इसी पे चलते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी और आनी बाकी है, फिर ये अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें से स्टीम वोलेटाइल कौन सा है, पता लग गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और आपकी एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन है, अब आप इसको भी कर सकते हो आराम से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये रहा, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, ये तो मिथॉक्सी वाला केस था, और अब ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हो। 19 ये रहा नंबर 8, while separating the mixture of ortho and paranitrophenol by steam distillation, बताओ कौन सा आइसोमर स्टीम वोलेटाइल है, आंसर ऑर्थो। गिव रीजन, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे, ठीक है। तो जो स्टीम वोलेटाइल होगा वो आपका ऑर्थो होगा। ये इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ये भी हो गया खत्म। अच्छा, और मैं अगर इसको आगे ले चलूं स्टोरी को, तो अगर इस फिनॉल में
ये जो फिनोल है, अगर इसमें हम फिनोल में हम कॉन्क HNO3 डालें तो क्या होगा? कॉन्क HNO3 डालें तो क्या होगा? तो कॉन्क के केस में ये NO2 यहाँ भी और यहाँ भी तीनों पोजीशन पे ऐड हो जाएगा कॉन्क के केस में, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि तीनों पे NO2 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत जल्दी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ये लॉस कर देगा, ठीक है। तो ये भी हो गया था खत्म लास्ट क्लास में। अब आता है हमारा हेलोजिनेशन, और मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगवा रहा हूँ ना, उस पे इसको थोड़ा सा भी, ये जो नाइट्रेशन है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो और इसका जो अब हेलोजिनेशन कर रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड है आपका हेलोजिनेशन, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। कौन सा आ जाए एग्जाम में, देखते हैं। ये देखो, अगर आप फिनोल में क्या डाल रहे हो? हेलोजिनेशन हमें याद है FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 डालते थे। यहाँ केस थोड़ा सा अलग है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हो, क्लोरोफॉर्म भी होता है। इन दोनों में से किसी की भी प्रेजेंस आ जाए, समझ जाओ ऑर्थो एंड पैरा। समझ जाओ इस बात को कि ये या तो ऑर्थो पे होगा, OH है यहाँ पे, या फिर पैरा पे होगा। तो CS2 तो बड़ा पॉपुलर है, आप चेक करो लास्ट ईयर के पेपर निकाल के, ये जरूर दिखाई देगा आपको, ये CBSE ने पूछा हुआ है, ऑर्थो पैरा। CS2 के नाम से बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। और अगर हेलोजिनेशन एक्वस मीडियम की प्रेजेंस में हो जाए, जैसे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम यानी वाटर की प्रेजेंस, तो ये आपका तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाता है, तीनों पोजीशन पे। यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, तीनों पोजीशन। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे है ये मास्टरपीस है, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी और ये भी दोनों, CBSE प्री बोर्ड दोनों में। क्यों? क्योंकि हेलोजिनेशन हम 11th क्लास में FeCl3 की प्रेजेंस में करते थे, यहाँ पहली बार CS2 और एक्वस की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। पूरे के पूरे कितने 6 ब्रोमीन यूज हो रहे हैं, जिसमें से 3 ब्रोमीन तो अटैच हो गए, और बाकी बचे हुए 3 ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेके तीनों के तीनों हाइड्रोजन इन 3 ब्रोमीन के साथ निकल गए, और बाकी बचे हुए 3 ब्रोमीन इन पोजीशन पे अटैच हो गए, राइट। तो ये हो गया आपका खत्म। अब बात आती है आपकी NCERT के इस क्वेश्चन को भी करने की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कहानी को। आज हमारा जो टारगेट है एल्कोहल फिनोल, ये पूरा हो जाएगा, और कल की क्लास से हम ईथर स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई ईथर के लिए रेडी होके देखना, ईथर को भी भाई कितना है क्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं है, जब इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो ही गया है तो ध्यान से सुनना क्या होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मोनोनाइट्रेशन, मोनो एक नाइट्रेशन ऐड हुआ है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। 3 मिथाइल फिनोल क्या होता है भाई? 3 मिथाइल फिनोल यही तो होता है, ये तो फिनोल हो गया, यहाँ पर OH है 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, ठीक है ना, मिथाइल है। तो ये फिनोल जो है मोनोनाइट्रेशन आपने कर दिया, तो यार ये तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच करेगा ना। ऑर्थो क्या है? ये ऑर्थो है, मेटा पैरा, पैरा ये है। मेजर कौन सा होता है? पैरा। तो इन्होंने आपके आंसर में पैरा भी बना दिया और ऑर्थो भी बना दिया। यहाँ ऑर्थो पे NO2 यहाँ मत लगाना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ऑर्थो पे बना दिया और पैरा पे, दोनों पोजीशन पे ही अटैच करवा दिया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, डाई नाइट्रेशन होता तो क्या होता? अब 2 नाइट्रेशन ऐड हुए, NO2 2 है, कहाँ ऐड करोगे उनको? भाई एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे, दैट्स इट।
अगर डाइनाइट्रेशन का केस है तो। अच्छा, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइट, ये इन्होंने एनसीईआरटी ने गलत दे रखा है, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई। इन्होंने पैरा पे अटैच कर दिया, नहीं हो सकता पैरा पे, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप है आपका इस बेंजीन के ऊपर, ये ग्रुप अलग है। आप इंटरनेट पे भी इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा OCH3। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये इसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये नेगेटिव, आर रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इस हिसाब से ये आपका यहाँ अटैच होना चाहिए। यानी तो आप इंटरनेट पे भी देखो ताकि पता लगे आपको मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइट में कहाँ कहाँ होते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो मेरे पास सेंड कर दो क्वेश्चन, ठीक है। कोल्ब रिएक्शन आज की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कोल्ब रिएक्शन आज की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन। इस चैप्टर में 2 ही नेमिंग रिएक्शन का बहुत ज्यादा स्कोप है, एक तो कोल्ब रिएक्शन और एक है राइमर टाइमन रिएक्शन, वो भी आज ही करेंगे हम। कोल्ब रिएक्शन कैसी है ध्यान से देखना भाई। कोल्ब रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन है जो फॉलो करनी होगी, और इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको भी अच्छी तरह से देख लो ताकि मैं कोल्ब रिएक्शन, ये है इसकी कोल्ब रिएक्शन, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कोल्ब रिएक्शन आज की एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। क्या है कोल्ब रिएक्शन भाई? सबसे पहले फिनोल में, ये फिनोल है और इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। और हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था NaOH एक, कल की नहीं लास्ट क्लास में पढ़ा था, NaOH एक बेस है यार, बेस है, और ये एक एसिड है, तो एसिड क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये हाइड्रोजन, ये OH क्या निकल गया, वाटर निकल गया, और सीधा सीधा ये अटैच हो गया, क्या बन गया, ONA। हर बार बनेगा ये ONA। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसमें डाल दिया CO2 डाल दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप है CO2 डालेंगे तो CO2 कहाँ अटैच होगा, CO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। ये यहाँ क्या था, पहले ही ऑलरेडी हाइड्रोजन था, तो COO, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ गया H, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है, ONA में अगर मैं H पॉजिटिव डाल दूं, यानी एसिड डाल दूं, यानी HCl डाल दूं, तो HCl क्या करेगा, मान लो मैंने यहाँ HCl डाल दिया, तो ये Na और ये Cl क्या निकल गया, NaCl। साइड प्रोडक्ट जो माइनस में होते हैं ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाने होते, आपकी मर्जी है, मत दिखाओ। तो H जाके यहाँ जुड़ गया और ये बन गया OH। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है, ये क्या नाम है इसका, OH। यस विपिन बताइए। सैलिसाइक्लिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है ये, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक बताया, ये इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड का ही यूज होता है एस्प्रिन बनाने में, ठीक है ना। एस्प्रिन बनाने में इसी का यूज होता है, और एस्प्रिन का जो आयुपैक नियम है, दूसरा नाम है, वो मैंने लिखवाया है, उसको अच्छी तरह ध्यान में रखना, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो ये सैलिसिलिक एसिड था, इसी से हमने बनाया था एस्प्रिन। एस्प्रिन हम एंटी एनाल्जेसिक्स होती है, इसे हम दर्द में इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन डिस्प्रिन। ओके, और आगे चलते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन, एक और नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। राइमर टाइमन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में इसी नाम से आएगी कि राइमर टाइमन रिएक्शन लिखो और एक्सप्लेन करो, नेमिंग रिएक्शन। अगर मैं टॉप 5 रिएक्शन लिखवा दूं ना, तो टॉप 5 में राइमर टाइमन आ जाएगा, पूरी ऑर्गेनिक की टॉप 5 लिखवा दूं, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, राइमर टाइमन, ठीक है ना, कोल, ये बहुत खास रिएक्शन है। तो टॉप 5 में आने वाली राइमर टाइमन रिएक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ये देखो, यहाँ है फिनोल,
इससे पहले मैं इसके बारे में पूछ लेता हूँ, किसी को इस पूरी रिएक्शन में डाउट हो तो बताओ, कॉल्ड रिएक्शन के बारे में पूरी, रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। पूरी कॉल्ड रिएक्शन, सर ये कहाँ से आया, सर ये कहाँ से लिबरेट होता है, नहीं है तो फिर यहाँ आ जाओ, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कॉल्ड रिएक्शन और राइमर-टाइमर रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है इस नाम से कि आपने इसमें सबसे पहले डाला है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अब क्लोरोफॉर्म, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन इस Cl को लेके चला गया, एक Cl को, तो HCl गया, और ये जो भी हिस्सा है वो यहाँ पर ऐसे अटैच हो गया, ये CHCl2, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अभी ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, ये यहाँ अटैच हो गया। अच्छा, NaOH का के बारे में मैंने पहले बताया था, OH और NaOH का क्या खेल है, ONA। तो राइमर-टाइमर रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। अच्छा, अब इसमें अगर मान लो इसमें इस वाले हिस्से में हम क्या ऐड कर दें, एक और कंपाउंड ऐड करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं 2NaOH। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, 2NaOH। तो 2NaOH को अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ 2NaOH, 2NaOH, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, एक NaOH यहाँ, एक NaOH यहाँ, दो Na, दो Cl को लेके गए तो क्या 2NaCl, ठीक है। अच्छा, और क्या भाई, यहां से H2O भी निकल गया, पानी निकल गया, लो भी -H2O। अब रह क्या गया, O, वो सीधा O यहाँ अटैच हो गया, और ये आ गया आपका राइमर-टाइमर रिएक्शन में ONA एज इट इज, और यहाँ क्या आ गया भाई, CH और Cl तो जा चुके हैं ना, ये अकेला ऑक्सीजन जो यहाँ पे है CHO। अब कोई बता सकता है कि इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूं जो मुझे ये मिल जाए, ऊपर है OH और नीचे है CHO, रेज योर हैंड। वैशाली बताइए। H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये यहाँ अटैच होगा H पॉजिटिव आयन, एसिड या HCl बोल लो, NaCl निकल गया और ये बन गया। फिर से रेज योर हैंड, इसका क्या नाम है भाई, उसका नाम तो आपने बता दिया, इसका नाम बता सकते हो जो अब है, यशिका बताइए। सैलिसिकल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, बिल्कुल ये है आपका सैलिसैल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, इसे बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों के दोनों जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। किसी के भी मन में कहीं भी इसके लिए भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, और इसको तो ध्यान से देख लो एक बार जो मैंने ये लिखा है, नहीं तो आपको बाद में डाउट हुआ तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। मेरे पास सारा सॉल्यूशन है इसका पूरा, एनसीईआरटी में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्होंने 2 स्टेप में खेल खत्म कर दिया एनसीईआरटी ने सारा। सैलिसैल्डिहाइड, राइमर-टाइमर सैलिसैल्डिहाइड के लिए है, और कॉल्ब रिएक्शन जो है वो सैलिसिलिक एसिड के लिए। दोनों की दोनों इतनी खास रिएक्शन है, इसकी कोई आप जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। इस चैप्टर की लगा लो बैकबोन है इस चैप्टर के दोनों, कॉल्ब रिएक्शन, राइमर-टाइमर। और इसकी तारीफों में मैंने बताया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप 5 रिएक्शन उठा लोगे ना, नेमिंग रिएक्शन, तो उनमें से इन 2 का नाम जरूर आएगा, राइमर-टाइमर और कॉल्ब, ठीक है। तो एक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसैल्डिहाइड और एक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आपका ये सैलिसिलिक एसिड। चलो बताओ, देखते हैं कितने को रिएजेंट के बारे में पता है, बताइए। क्लोरोफॉर्म जो आपको ऐसे रिएजेंट दिख रहा है, ये क्लोरोफॉर्म और NaOH, ऐसे ही एक और भी होता था, उस रिएक्शन का नाम था, टॉप रिएक्शन है वो भी, नाम था कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होता था वो देख लो एक बार।
उसका रिएजेंट बताना आपको, क्या कार्बाइल आयन रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होता था। ये बड़ी खास रिएक्शन है, टॉप रिएक्शन। रेज योर हैंड, कार्बाइल आयन के लिए क्या होता था। विपिन, जतिन बताइए। सर CHCl3 प्लस एक्वस KOH। बिल्कुल सही। देखो कितना कितना डिफरेंस है और कितना नहीं है। विपिन आप भी बताइए एक बार। विपिन बताइए। चलो कोई नहीं भाई। तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH कार्बाइल माइन, और क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH ये रिमर-टिमर रिएक्शन है। तो रिमर-टिमर रिएक्शन के लिए ये चीजें याद रखना, और कैसे कैसे हैं जब आएंगी तब बताऊंगा। लेकिन याद रखना, एक और भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ। यहीं पे क्लियर करता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हालांकि हम इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे। क्लोरोफॉर्म, कितनी कंफ्यूजन है उनको यही खत्म कर देना। क्लोरोफॉर्म, और उसने बताया एक्वस KOH। यार एक्वस KOH बोल लो या फिर क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH बोल लो, दोनों बात सेम है। KOH और NaOH क्या है, फर्क क्या है। दोनों ही तो बेस है, दोनों बात सेम है, ठीक है ना। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बशर्ते याद रखो, अगर यहाँ पर मैं तो कहूँ और भी डिटेल में चले जाओ, हटाओ यहाँ से एक्वस NaOH। देखना मैं जो बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर फिनोल होता है देन इट इज वेरी पॉपुलर रीमर-टेमन रिएक्शन, जो अभी हमने की। और अगर यहाँ पर फिनोल की जगह सेम रिएजेंट, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं होता है, KOH भी NaOH होता है, NH2 होता है, देन दिस इज कार्बाइल माइन रिएक्शन। देख लो इतना फर्क है। एनिलीन में डाल दोगे यही चीज, कार्बाइल माइन रिएक्शन, और फिनोल में डाल दोगे यही चीज, रीमर-टेमन रिएक्शन। और ऐसे ऐसे जो डिफरेंस होते हैं ना, जो माइनर डिफरेंस होते हैं, यही अगर आप लिख लोगे ना ऑर्गेनिक में, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा दोनों में। ऐसे डिफरेंस रजिस्टर के टॉप पे लिखो ऐसी चीजों को। इसी को रिमर-टेमन रिएक्शन कहते हैं। अगर फिनोल में डाल दिया और यही चीज अगर इसमें डाल दी तो फाउल स्मेल आएगी, याद करो, MC बन जाता है इससे, MC, एंड दिस इज कार्बाइल माइन रिएक्शन। इतना डिफरेंस है। अब सोचो, मैंने अभी डिस्टिंग्विश कर दिया, नहीं करता तो थोड़ी दिनों बाद तुम्हें यही दो चीजें सामने आती है ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, यार ये तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ी है, बस वो कहीं पढ़ी है, कहीं रहती। ज्यादा डिटेल में पन्ने घुमाओगे तो मिल जाएगी। और दोनों चीजें एक ही जगह लिखोगे, नो कंफ्यूजन। बेंजोइक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड एक ही जगह लिख दो, नो प्रॉब्लम, कभी भूलोगे ही नहीं। H2CrO4 एंड CrO3 एक ही जगह लिख दो, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। अब एक आज याद कर रहे हो, एक 10 दिन बाद याद कर रहे हो, हर ह्यूमन बीइंग को कंफ्यूजन होगी। यार इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड, बट इसका नाम है क्रोमिक एसिड, दोनों में आ गया ना क्रोमिक। तो हर ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश एक ही जगह करते हो, ये क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है, तो जो ब्रेन है उसको डिस्टिंग्विश कर पाता है, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और 2 मिनट में ऐसी चीजें, सिमिलर चीजें हैं, इसलिए मैं एक साथ ही लिखवाता हूँ उनको, कोशिश करता हूँ कि इंटर रिलेट कर पाओ आप। ये रिमर-टेमन भी खत्म होगी, लास्ट में आ गए हैं हम, और ये है आपका नंबर 4। नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, कोल्ब हो गया, रिमर-टेमन हो गया, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि कोल्ब और रिमर-टेमन ये भी इसी कैटेगरी में है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो इसी कैटेगरी में है, यहीं पे खत्म करते हैं इसको भी। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक, रिएक्शन ऑफ फिनोल, अभी मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, अभी थोड़ी देर इस रिएक्शन के बाद पूछता हूं मैं। विपिन, विद जिंक डस्ट बोलते हैं इसको। तो ये रिएक्शन बड़ी आसान है, ये आपकी ना कन्वर्जन में बड़ी इस्तेमाल होती है।
ठीक है। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो जिंक है, जिंक क्या करता है, जिंक यार Zn2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या निकाल देगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो बताइए यहाँ बच क्या गया, रेज योर हैंड, यहाँ बच क्या गया, भानु बताइए। बेंजीन। वेरी गुड, यहाँ बेंजीन बच गया। ये मत बोलना कि बेंजीन के ऊपर H बच गया सर, यही बेंजीन के ऊपर H होता क्या है, बेंजीन ही तो होता है, सबके ऊपर H है, ठीक है ना। दिस इज योर बेंजीन। तो फिनोल से बेंजीन बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिंक डस्ट डाल दो। अब अपना क्वेश्चन रेज करो भी, विपिन क्या क्वेश्चन पूछना था आपको, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। यस विपिन जल्दी से बताइए ताकि हम टारगेट पूरा करें आज का। सर कार्बाइलमाइन रिएक्शन में शायद अल्कोहलिक QH नहीं था, एक्वस की जगह। कि कार्बाइलमाइन के लिए अल्कोहलिक QH यस सर। कंफर्म है या फिर अभी डाउट है? सर आपने पहले लिखवाया था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी ही डिस्टिंग्विश करता हूँ इसको। वैशाली बताइए। फिर अल्कोहलिक QH लिखवाया था। अल्कोहलिक KOH, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अगर है तो मैं इसको बिल्कुल अभी के अभी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। जल्दी से अपना अमाइन वाला चैप्टर निकालो और मुझे पेज बता दो किस पेज पे है कार्बाइलमाइन जैसी पॉपुलर रिएक्शन। किसी को जल्दी मिल जाए तो जल्दी हैंड रेज कर देना भाई, इससे क्या होगा हमारी स्पीड तेज होगी और कुछ नहीं होगा। कार्बाइलमाइन रिएक्शन कौन से पेज पे है और ये आपका अमाइन में है, ये तो कंफर्म है। कार्बाइलमाइन चलो मेरे को मिल गई है ये, तो पेज नंबर 393 चेक कर लेना भाई अपना। उन्होंने कहा है कि अगर किसी RnH2 को इसमें डालते हैं और हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भाई बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका अल्कोहलिक KOH है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसका ये देखो कितना बेनिफिट है, ये यही तो चीजें हैं। अब देखो दोनों में डिस्टिंग्विश, क्लोरोफॉर्म ये हो गया ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अल्कोहलिक आ गया इसकी जगह, तो ये हो गया आपका अल्कोहलिक। एक्वस है ही नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अपने नोट्स कमाल के बना के रखना भाई। देखो डिस्टिंग्विश करना मैंने आपको ना एक सीक्रेट बता दिया है, अब वो कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है। अल्कोहलिक NaOH KOH बराबर है, ये बात कंफर्म है, इसका कोई इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। अगर आप ABC पढ़ोगे, प्रदीप फंडामेंटल पढ़ोगे, तो वहां KOH की जगह NaOH दे रखा है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट, जस्ट एक्वस और अल्कोहलिक याद रखना। और कैसे कार्बाइल, कैसे कोई ये याद करना चाह रहा है तो KOH कर लो और अच्छा है। कैसे कार्बाइल, हिंदी वाला क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि K से तो C कार्बन अलग हो जाएगा ना, तो कैसे कार्बन, कैसे वो जो अपने दिमाग में सेटअप रेडी करना चाह रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के याद करना चाह रहा है, तो उसके लिए आसान है। कार्बन में KOH लिख दो, अल्कोहलिक KOH, और इजीली दोनों डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सच्चाई ये है जो आपके सामने अभी, ये NaOH भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने और क्वेश्चन किया था, मैं उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि सर जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं, जैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो सर 32 कन्वर्जन उसमें है, ठीक है। तकरीबन 4 कन्वर्जन तो हमने इसमें कर लिए हैं और 4 एक्स्ट्रा भी होंगी आउट ऑफ NCERT, तो 8-10 कन्वर्जन इसमें भी होगी, तो 42 कन्वर्जन होगी। तो 42 कन्वर्जन इसकी है और 42 अभी और होगी, तो मान लो 84 कन्वर्जन है। तो 84 कन्वर्जन कौन याद करेगा यार, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। 84 कन्वर्जन ऐसे लगती है, और कन्वर्जन से सब बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, मैंने देखा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कन्वर्जन के बारे में पूछते हैं। क्यों? कन्वर्जन में इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट लिखा होता है, और वो बीच वाला जो मटेरियल है, रास्ता है, वो किसी को थोड़ा थोड़ा याद है, किसी को ज्यादा याद है, कम याद है, यहाँ दिक्कत होती है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो कन्वर्जन एक ना मैथमेटिक की तरह, जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया मैथमेटिक का और मैंने कहा कि x की वैल्यू निकालो, तो आपको वो पूरा क्वेश्चन सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी होती है, और ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो इसीलिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप एक काम करो,
10 कन्वर्जन एक बार अच्छी तरह से रीड कर लो। ठीक है, मान लो पहली 1 to 10 है, रीड कर ली। रीड करने के बाद आप अपने घर में ना किसी को भी उन 10 में से रैंडमली बोल दो कि 1 to 10 में से कोई भी ना 3 नंबर सेलेक्ट कर दो। वो सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज 3, 6, 9 ये सेलेक्ट कर लिया। तो अब ना उन 3, 6 और 9 को खाली पेज लो और एक पेन लेके बैठ जाओ बस। अब 3, 6, 9 को एक बार करने की कोशिश करो, माइंड उसका मैप बनाएगा अपने आप। अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और मैं आपको ना अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, आप ना एक बार ऐसा कर लोगे ना तो पूरी 80 की 80 कन्वर्जन जो है वो आपको ऐसे याद होंगी, बटर फ्लो की तरह चलेगी वो। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इसको कन्वर्जन को खत्म करने का। अभी तो क्योंकि ताजा आपके दिमाग में, अगर मैं अभी किसी ग्रिग्नार रिएजेंट अगर मैं लिख दूंगा कन्वर्जन करके दिखाइयो भाई, कन्वर्जन करके दिखाइयो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है आपको क्या, ये बनाना है आपको इथेनॉल। तो ये कुछ तो आपके अभी ताजे दिमाग में ही है कि हाँ यार ये ऐसे हम बनाते थे तो बनता था। यस, तो अभी कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और थोड़े दिनों बाद देखोगे तो कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करोगे तो और बढ़िया है। तो ये तो मैंने ऑर्गेनिक का वो बता दिया बिल्कुल सीक्रेट, क्योंकि अगर 84 कन्वर्जन कोई बंदा कर पा रहा है ना, इसका मतलब उसको सारे टूल्स दिमाग में घूम रहे हैं, एक एक करके नए टूल। जैसे अभी कार्बाइल माइन का टूल बताया उसने, अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो सारे टूल, ये टूल का खेल है, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH वगैरह वगैरह, ये सारा टूल का खेल है, प्रैक्टिस के साथ आएगा। और इस बात को तो लिख लो कि ऑर्गेनिक 40% रटनी पड़ेगी, सारा समझ के नहीं हो सकता सब कुछ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कैसे है भाई, फिनोल का ऑक्सीडेशन है, ये फिनोल है। फिनोल में क्या डाल दिया, फिनोल में डाल दिया Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा ये। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर डी एंड एफ होने वाला है, ये तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जैसे डी एंड एफ होगा फिर ऑर्गेनिक पे अटैक होगा बचे हुए 2 चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अगला चैप्टर डी एंड एफ है, मेंटली रेडी रहना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बनने वाला है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, इसका नाम बताओ, रेज योर हैंड। सोडियम डाइक्रोमेट और किंग ऑफ एसिड, कुछ बताइए नाम क्या है इसका। बेंजोक्विनोन। दिस इज योर बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन, ये था आपका बेंजोक्विनोन। अब देखो कितनी हेल्प हो रही है, हमने शुरू में जितने भी ये आयुपैक नेम कॉमन नेम रटने की हेल्प अब एंड तक होती रहेगी। और ये बेंजोक्विनोन, और इसको ये था, ये भी खत्म हो गया हमारा। और देखते हैं हम कहाँ आ गए हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है इसका। ये देखो भाई, इस वाले केस को देखो, इन सभी में से इसकी रिएक्शन पहले तो इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। चलो भी करते हैं। ब्यूटेन 1-ऑल, ये ब्यूटेन 1-ऑल है, ब्यूटेन 1-ऑल है, CH3 CH2 CH2, यहाँ है CH2 और फिर से OH, ब्यूटेन 1-ऑल हो गया। और अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ मैंने डाल दिया HCl, यहाँ मैंने डाल दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, सभी को पता है लुकास रिएजेंट है। बताइए आंसर क्या आएगा, रेज योर हैंड। लुकास रिएजेंट में imagine Lucas reagent help to distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol, तो क्या आएगा, यशिका गर्ग, वेरी गुड, बताइए। सर OH को Cl रिप्लेस कर देगा। इतना आसान होता तो ये क्यों देते ये, विपिन बताइए। सही था आंसर। कोई नहीं, तो भाई आंसर है नो रिएक्शन।
ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल होता, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑन हीटिंग, वो कभी टर्बिडिटी देता ही नहीं, हीट करोगे तभी देगा। यहाँ हीट कहाँ है भाई, क्वेश्चन में हीट ही नहीं दे रखा, हम लिखेंगे नो रिएक्शन। बट इन सेकंड केस जो कि है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इन दिस केस CH3 CH2 C CH3 CH3, इन दिस केस अगर मैंने HCl डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये डाल दिया, तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन इमीडिएटली देगा, 5 मिनट के बाद भी नहीं, इमीडिएटली। क्यों, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएटली, 1 डिग्री अल्कोहल में ऑन हीटिंग, तो यहाँ OH सीधा निकल जाएगा H के साथ, दिस इज योर H2O, और सीधा सीधा Cl इस पे अटैच हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो कुछ ये आ जाएगा, यहाँ Cl आ गया और ये आपका, और बाकी जो दो रिएक्शन दे हैं वो तो बड़ी आसान आसान सी हैं। देखो वो कह रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल में अगर HBr डाल दिया जाए तो बताओ क्या होगा। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, H यहाँ का OH, यहाँ का H क्या ले गया, यहाँ से ले गया H2O, और सीधा सीधा Br ऐड करो, खेल खत्म खत्म। अब ओके, नेक्स्ट केस इज, इन सेकंड केस यहाँ पर उन्होंने फिर से दिया है 1 2 3 4, ये है आपका OH और ये है आपका HBr। तो यहाँ का OH और यहाँ का H, अगर ये H2 निकालता है तो सीधा सीधा Br यहाँ अटैच कर दो, एंड योर आंसर विल बी दिस, खत्म। तो ये भी आसान था। और तो और इसका जो है वो तीसरा पार्ट भी बहुत आसान है। वो कह रहे हैं कि अगर SOCl2 डालते हैं तो क्या होता है। ये देखो SOCl2 है तो क्या होगा, ये तो और भी आसान है, OH टूट के Cl जोड़ दो। दूसरे केस में भी इसी तरीके से OH तोड़ के और आप Cl जोड़ सकते हो वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी SOCl2 करना है, ठीक है। तो ये जो था वो क्या था, लुकास रिएजेंट। बाकी ये दोनों तो बड़े आसान थे। अच्छा और देखते हैं ये है हमारा अगला पोर्शन, कौन सा, 7। इसमें कहा गया है मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है। चलो ये दोनों आसान अभी कर लेते हैं। 9 में पहले बता दूं, रिमर्टीमन कोलबे, ये तो आएंगे ही आएंगे। एक्सरसाइज में चले जाओ फिर से, रिमर्टीमन कोलबे ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं, तो कल की क्लास मिस मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज है। अच्छा प्रेडिक्ट 1 क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन करना है आपको, यानी कॉन्क H2SO4 डालना है। तो पहले चलो इसमें डालते हैं, क्या है ये, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। लो भाई ये है साइक्लोहेक्सेन, 1 पे ऑल और 1 पे मिथाइल है, क्या बात है। तो बताइए अगर मैं यहाँ हॉट कॉन्क H2SO4 डाल दूं, टेम्परेचर कितना, 443 केल्विन, होप यू रिमेम्बर। तो यहाँ से आप मुझे इतना समझा दो कि ये अल्फा है, तो 1 2 3 बीटा कार्बन है, जिसमें 1 2 3 है। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, बस इतना बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें आता है ये। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। इतनी तो बड़ी खैर बात भी नहीं थी भाई, जितना तुम सीरियस ले गए इसको। यस भानु बताइए। सर फर्स्ट या थर्ड। फर्स्ट या थर्ड करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ सेट जेफ रूल फॉलो हो रहा है, जहाँ लंबी चेन है, यहाँ लंबी चेन है, यहाँ तो चेन खत्म होगी ना सेकंड का बीटा पे। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका, ये यहाँ लगा दो, मर्जी है यार, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। सो आंसर इज CH3, दिस इज योर आंसर, डिहाइड्रेशन। अगला क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये तो खैर बच्चों का खेल है। ब्यूटेन 1 ऑल है CH3 CH2 CH2 CH2, और ये है आपका OH। आपको डिहाइड्रेशन करना है, H2SO4, टेम्परेचर 443। तो यहाँ अल्फा से गया, यहाँ बीटा से गया, खेल खत्म। योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड खत्म, दिस इज योर ब्यूटीन।
ब्यूटीन, दिस इज योर ब्यूटीन, गेम इज ओवर। तो कल जो है हम इस पे अटैक करेंगे 11.8 पे, ठीक है। और कल हम इस पे जो कमर्शियल इंपोर्टेंट हैं इनको भी खत्म कर लेंगे, मीथेनॉल है, इथेनॉल है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।